नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूपीपी से सारो यारो के वो प्रश्न यहाँ पर आपके सामने लेकर के आया हूँ जो आप देखते हैं आपके पिछले साल के जो यहाँ पर आपके पेपर हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, या फिर आपके लेटेस्ट ट्रेंड जो दो आरो यारो 2023 में जो परीक्षा हुई जिसकी री एग्जाम की तारीख आपकी दिसंबर में प्रस्तावित है, उस ट्रेंड्स को लेकर के यहाँ पर ये सारे प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो यहाँ पर डेली क्लासेस चलाई जाती हैं सुबह 10 बजे और शाम 4 बजे से जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों के खजाने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर जो आपके यूपी पीसीएस और आरओ आरओ की तैयारी हो रही है, साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या भैया 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लोग जरूर से जरूर जो है जा करके इस मतलब इस क्लास को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि भैया सेम चीज आती है, केवल बिहार स्पेशल जो है उनमें आता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। और बिहार स्पेशल की क्लासेस तुम लोग शाम को 4 बजे देखने को मिलती। जी भैया, शाम को 4 बजे यहाँ पर बिहार जी की स्पेशल क्लासेस चलाई जाती है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो जरूर जरूर देखा करें। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर जरूर करना है। मैं आप लोगों से एक नहीं 10 बार कह चुका हूँ कि प्रैक्टिस पेपर क्यों करें। प्रैक्टिस पेपर करने का सबसे बढ़िया और सबसे फायदेमंद तरीका एक ही होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं या नहीं। क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद हो रहा है, कंठस्थ हो रहा है, यानी कि आपको मेमोराइज हो रहा है कि नहीं। ये चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस पेपर करना। तो इसलिए डेली मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आता हूं। बहुत सारे प्रश्न, चुनिंदा प्रश्नों को इतना डिटेल में बताया जाता है कि अगर आप उन्हीं प्रश्नों को पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अपने आप को खुद अंदाजते भी हैं, खुद तैयार भी करते हैं, और क्या होता है, आप अपने अंदर सुधार भी लाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने, बताइए क्या है कि चलिए आप लोग प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि पेपर में मैं प्रश्न नहीं पढ़ूंगा। मैं वही पढ़ा वही उसी तरीके तैयारी से आपको यहाँ पर तैयारी कराता हूँ जिस तैयारी से आपको एग्जाम में जाके बैठना है। तो प्रश्न आप पढ़िए, आप मनन करिए कि क्या होगा इन चारों में से सही जवाब, बाकी उसके बाद तो मैं हूं ही। बाकी किसका है डर तुमको, मैं हूं ना, मैं हूं ना भैया, मैं हूं। चलिए बताइए यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 6 से 14 जो है अब फाइनली मूल अधिकार बन चुका है, और इसका सही जवाब क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में यहाँ पर जो है पारित किया गया था। कब भैया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया था। इसके संबंध में अनुच्छेद कौन सा है भैया? अनुच्छेद 21A। कौन सा? अनुच्छेद 21A जो है इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। इससे दो चीजें यहाँ पता लगती कि अगर डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कोई भी आप चीजें हैं तो उससे आप मूल अधिकार में परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल भैया किया जा सकता है, क्योंकि ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये चीज दिया गया। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मैंने पॉलिटी की थ्योरी सब्जेक्टिव क्लास जो है कराई हुई है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप लोग को पॉलिटी अच्छे से पढ़ना है, मतलब एक एक चीज को डिटेल में पढ़ना है, फ्री में भैया बिना किसी पैसे के, आप जा करके मैंने अनुच्छेद 1 से लेकर के 51 तक आपको वहां पर पढ़ा दिया है। आप एक बार खुद पढ़ लीजिए, बाकी और क्लासेस चल रही हैं, पूरा क्लियर कर दिया हूं, एक एक पॉइंट इतने डिटेल में मैंने क्लियर किया हुआ है कि आप लोग खुद देखेंगे, खुद समझेंगे क्यों मैं कहता हूं। ठीक है, बाकी और आगे पॉलिटी क्लासेस भी आने वाले, ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाएगा, अभी तो आएगा भैया, क्योंकि पेपर से पहले पॉलिटी खत्म करनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्लू मून घटना कब घटित होती है? चलिए बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, ब्लू मून। चलिए भैया भैया ब्लू मून की घटना कब घटित होती है? बहुत ही, देखिए इसलिए मैं एकदम पूरा आपको दे देता हूं। दरअसल ब्लू मून होता क्या है, ब्लू मून एक महीने में दूसरी पूर्णिमा होती है। क्या होती है भैया? दूसरी पूर्णिमा होती है। तो यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है आपका ए, एक महीने में दो पूर्णिमाएं जब होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। ठीक है, ब्लू मून होने के लिए पहली पूर्णिमा महीने की शुरुआत में या उसके आसपास दिखाई देनी चाहिए, ताकि दूसरी उसी महीने में आए। ठीक है, क्योंकि इनके बीच की औसत अवधि कितनी होती है? 29.5 दिन। ठीक है, औसत। तो यानी कि स्टार्टिंग देखो, अगर 31 का महीना है तो एक एक या दो के बीच में पड़ जाए, ठीक है, दो तक पड़ जाए, तभी आपको दूसरी पूर्णिमा यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, समझ गए? तो उसी को क्या ब्लू मून की घटना कहते हैं। ओके, चलिए भैया
चलिए भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कथन संबंधित प्रश्न है, जो इस समय आयोग ने बहुत ही अच्छे से जो है आपके साथ खेला था। 2023 का आरो आरो एग्जाम देखे थे जो हुआ था फरवरी में, किस तरह से वहां पर कथन वाले प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए थे। लेकिन एक चीज है कि अभी भी आयोग कम से कम 60 से 70 प्रश्न जो है वन लाइनर वाले ही पूछता है, मतलब बिना कथन के पूछता है। 20% प्रश्न या 30% ही प्रश्न होते हैं जो कथन वाले होते हैं। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे तो वन लाइनर तो होते हैं लेकिन बहुत टिपिकल होते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, चलिए भैया पढ़ लिए। क्या आ रहा जवाब आपके दिमाग में, ए बी सी डी में से क्या आ रहा है, सब प्रश्न दिख रहा है ना, आराम से दिख रहा है, बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने केवल दो जवाब दिया है, क्या केवल दो जवाब दिया है वो सही कर। पहला कथन देखिए क्या है, पूंजीगत बजट में सभी आपकी पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय शामिल होते हैं, इससे घरेलू और विदेशी ऋण, ऋण चुको चुको मतलब ऋण चुकाना और विदेशी और आदि, ठीक है। तो ये आपके जो है यहाँ पर एक गलत है, ये पूंजीगत बजट में होता है, ठीक है। ये राजस्व बजट में नहीं, ये पूंजीगत बजट में होता है, ठीक है। बाकी राजस्व बजट में ये आपका दूसरा कथन बिल्कुल सत्य है। जैसे आपका केंद्रीय उत्पाद हो गया, इसी में आता है, सीमा शुल्क हो गया, निगम कर हो गया, ये सभी आपके क्या राजस्व बजट में आते हैं, ठीक है, राजस्व बजट में आते हैं। क्लियर, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चले भैया एक और प्रश्न, यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, बताइए तीनों कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, जवाब दीजिए। और भैया देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव वाइज जो क्लासेस चलाई जा रही है उसे जरूर जरूर देखा करो। वो क्लासेस डेली नहीं चलती हैं, वो क्लासेस आपके वीक में 2 दिन से 2 दिन के आसपास चलती है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास डेली चलती है। साथ ही साथ शाम को 4 बजे अब नई क्लास चालू हो चुकी है जो बिहार स्पेशल होती है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल भी आपकी डेली नहीं चलती है, ना आपकी सब्जेक्ट चलती, क्यों, क्योंकि यही दो क्लासेज हैं जो आपके क्या अल्टरनेटिव आते रहते हैं हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि किसी दिन बिहार स्पेशल आता है तो किसी दिन जो है आपके ये सब्जेक्टिव स्पेशल आते रहते हैं। बाकी ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपकी सबकी जो है, चाहे जिस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, उपरोक्त सभी, जी भैया उपरोक्त सभी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। जी भैया, उपलब्धता का मतलब ही होता है कि पिछले वर्ष का स्टॉक, पिछले वर्ष कह दो या पिछले वर्षों का स्टॉक कह दो, तब भी आप गलत नहीं होगा, ठीक है। सुगमता क्या होता है कि हर व्यक्ति की पहुंच में हो, आप लोग इतना तो कॉमन सेंस यूज ही कर सकते थे। और सामर्थ्य का अर्थ क्या है कि वो अपने अपनी जरूरत के लिए अगर वो अपनी चीजों को पूरा कर सके, ठीक है। और उसके बाद क्या, पर्याप्त पैसा हो, पर्याप्त क्या हो, सुरक्षित और पौष्टिक जो है यहाँ पर क्या है भोजन खरीदने के लिए हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसका सामर्थ्य है। आप कहते नहीं है तुम्हारे अंदर पढ़ने की सामर्थ्यता नहीं है, तो पढ़ने की सामर्थ्यता का मतलब क्या है कि तुम चीजों को पहली बात तो पढ़ नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो, मेमोराइज नहीं कर पाते हो। ये सारी चीज मिल करके तुम्हारी सामर्थ्यता पर प्रश्न चिन्ह बनता है ना। तुम पढ़ लेते हो, अगर याद नहीं कर पाते हो, प्रश्न सही नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे सामर्थ्य नहीं है ना। तो अगर तुम प्रश्न सही कर ले रहे हो और कम पढ़ पा रहे हो, तो भी तुम सामर्थ्य का हो जाए, क्योंकि अंतिम में तुम प्रश्न सही कर ले रहे हो ना। तो ऐसे अंतिम में अगर वो अपनी सामर्थ्य क्या होगा, अगर अपनी जरूरत की चीजों को पूरा कर लेगा तो सामर्थ्य है। अब पैसा जो है यहाँ पर देखो, कुछ भी पूरा करने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये जान लो। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल से आप कनेक्ट कर पाए कि नहीं, ये बताओ कनेक्ट कर पाए कि नहीं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की पढ़ाई संबंध में कि सामर्थ्य है क्या। बहुत ही आसान प्रश्न है, और उसे कौन मतलब बेसिक कॉमन सेंस किताबों में नहीं मिलेगा, बेसिक कॉमन सेंस का प्रश्न था कि यार इतना तो पता ही होना चाहिए। इतना तो मैं कहता हूं, तुम भैया पीसीएस अधिकारी बनने की सोच रहे हो, तो इतना नहीं पता होगा तो कैसे देश चलाओगे यार। राज्य की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी तुम्हारे हाथों में दे देते हैं कि लो बेटा हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में संभालना, तुम इतना नहीं सही करोगे, बताओ। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है, चलो भैया बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। और अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, जांच कौन करता है और अंतिम निर्णय कौन लेता है। तो भैया अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जानते हो क्या होता है, अनुच्छेद 61 ये बताता है कि जो है इन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसके लिए आपको पता है दोनों सदनों में कुछ निम्नलिखित सदस्य 50 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, फिर 2/3 से निकलना चाहिए, फिर उसके बाद आगे जाता है, फिर वहां से होता है, फिर कमेटी बनती है। तो ये सारे प्रोसेस इन पर महाभियोग चलाने के जो अनुच्छेद 61 से हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या, अगर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, आपको पता है एकल संक्रमणीय मत से होता है, ठीक है। इसमें जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको पता है।
तो यहाँ पर क्या होता है जी भैया, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, क्योंकि जो है ये अगर कह देगा नल एंड वाइट तो नल एंड वाइट, ये अगर कह देगा सही तो सही। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। बताइए कौन सा कथन सही है, जवाब दीजिए। काकोरी, HRA मतलब क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया उससे कर ले जी भैया, बिल्कुल ये पहली बड़ी कार्रवाई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की, बिल्कुल सत्य जवाब है। ठीक है, दरअसल अगस्त 1925 में ये जो है हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश खजाना ले जा रहे थे उसे क्या इन्होंने लूटने की योजना बनाई थी। ठीक है, क्योंकि उनका कहना था ये हम भारतीयों का पैसा है तो हम क्यों भैया इसे जाने दें। और 9 अगस्त 1925 को जब ट्रेन लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर काकोरी स्टेशन से गुजर रही थी, तो उसमें क्या राजेंद्र नाथ लाहौड़ी जी उसके अंदर बैठे थे, जिन्होंने टेंट खींचकर रोक दिया था। क्या नाम था? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, कहानी सबने गढ़ी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसे अंजाम तक पहुंचाने में अच्छी भूमिका निभाई थी। अब ये चंद्रशेखर आजाद जी आपको पता नहीं था, बच गए थे, निकल गए थे, लेकिन इनको फिर किसी ने पकड़वा दिया था, और यहीं पर आपके जो क्या नाम है, इलाहाबाद के पास एक आपका जगह है, पार्क है, वहीं पर इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, और 1928 में जो है ये जो आरोपी थे सभी काकोरी षड्यंत्र के, वो जो है क्या, उनको पंजाब बिहार और मतलब वहां पर क्या फांसी दे दी गई थी। और इससे बहुत बड़ा एक कई राज्यों में उन्माद देखने को मिला था, कई क्रांतिकारी पैदा हुए थे। कहते नहीं, अभी आप ताजा सिचुएशन ले लो बांग्लादेश का। बांग्लादेश में क्या है, वहां पे विपक्ष खत्म था, लोग परेशान थे, लोगों को घुटन हो रही थी, लेकिन जी रहे थे, जी रहे थे। कई साल से वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, जब फाइनली देश भी छोड़ना पड़ गया, चल रही थी, चल रही थी। लेकिन जब आदमी का गुस्सा क्या होता है ना, गुस्सा सहते सहते एक समय आता है जब आदमी ये कहता है कि अबे गुस्सा नहीं सहेंगे। वहां पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरी कमर हिला के रख दी कि सेना को भी, सेना ने गोली चलाई, हवाई फायरिंग की, मतलब क्या कुछ नहीं किया, जो कर सकते थे किया। अब अपने देश को तुम बम से तो उड़ा नहीं दोगे, तो उन्होंने रोकने के लिए सब प्रयास किए, लेकिन नहीं तो नहीं झुके, काफी लोग मरे। लेकिन अंतिम में जब जिद तो जिद, करना है तो करना है, और ठान लिया। और युवाओं से बड़ी कहते नहीं है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो भैया जमाना उन्होंने बांग्लादेश का बदल दिया है। अब देखते हैं आगामी क्या होता है, लेकिन एक चीज तो है कि एक नई शुरुआत तो यहाँ पर फाइनली बांग्लादेश के युवाओं में देखने को मिल रही है। वो भी बहुत परेशान थे, वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि जो बेचारे, अब ये मान के चलो कि ऐसी वहां की सिचुएशन थी कि औद्योगिक विकास तो, अर्थव्यवस्था दर तो दिख रही थी इंडिया की तरह, जान के चलो कि अर्थव्यवस्था उभर रही है, इतने तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन क्या है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। वहां का बस एक सेक्टर अच्छा चल रहा था, कपड़ा, कपड़े सेक्टर में थोड़ी जो एम्प्लॉयमेंट थी बाकी जो वहां पर टेक्निकल पढ़ाई कर रहे थे ये सब से आईटी इंजीनियर बन गए थे, तो उनको भी सब्जी बेचना पड़ रहा था, ये सिचुएशन थी। आज हमारे यहाँ पर आप आईटी इंजीनियर बन जाइए तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर शुरू से हब रहा है, अगर आप अदरवाइज कुछ और चीजें कर लीजिए तो आपको जो है तमाम चीजें करनी पड़, ग्रुप डी की नौकरी करनी पड़ सकती है, भले से आपने व्हाइट कॉलर जॉब की पढ़ाई की हो। तो सिचुएशन यहाँ भी खराब है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। अभी हमारे यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन करने की जरूरत नहीं कि हमारे देश को प्रधानमंत्री को भागना पड़े। ठीक है, हमारा हालात काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पर बताइए भैया, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही आसान सा। स्कर्वी किसी विटामिन कमी से होता है, बहुत ही आसान है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, उसके बाद घेंघा रोग क्या होता है भैया, घेंघा रोग आपके विटामिन की कमी से होता है, सॉरी विटामिन का आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने जो है, अब बताओ कौन सा और रोग है खैरा और एनीमिया में से जो आयोडीन की कमी से होता है। तो एनीमिया भैया आपकी आयोडीन का, खैरा आपका यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, 4 2 3 1। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, अच्छा है यार।
अब देखो यहाँ पर इसमें क्या ही बताऊं, अब चाहे 3 लिख दो चाहे 2 लिख दो, बात तो एक ही है। तो देखो सबसे पहले 4 से शुरुआत हुई है तो 4 तो सही हो गया। अब 3 लिखो 2 लिखो, बात तो एक ही है, चाहे आयोडीन। अब भैया मेरा नाम कौशल है, अब मैं दोनों जगह प्रेजेंट हूँ, तो मुझे चाहे कौशल ए कह दो चाहे कौशल बी कह दो, अंतिम में तो कौशल मैं ही हूँ। तो वही वाली सिचुएशन है। समुद्र की पानी की लवणता में वृद्धि के निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आह, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। काफी सिचुएशन, हाँ मतलब एक चीज है, एक चीज मैंने देखा इंडिया में भी ऐसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, तब शायद जो है कांग्रेस की सरकार थी, और तमाम विपक्षी नेता, और ये गुजरात से चालू हुआ था, और गुजरात से बढ़ करके पहला राज्य गुजरात था जहाँ स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर आपका ये चला गया था बिहार। गुजरात और बिहार ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई थी स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, और आगे चल के लोहिया मूवमेंट जो बना था, लोहिया मूवमेंट था शायद कोई और, वो बना था, उसने पूरे देश में क्या कहते हैं कांग्रेस की सरकार को हिला के रख दिया था। उसके बाद कई बड़े चेंजेस हुए, मतलब राजनीतिक दिशा में बहुत बड़ा बदलाव, भारत की राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव उस प्रोटेस्ट के बाद हुआ था। तो यहाँ पर भी बदलाव श्योर है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट भागना पड़ गया। आप जो वहाँ विपक्षी नहीं थे, जी भैया आप सोच सकते हो कि किसी देश में चुनाव हो रहा है, वहाँ विपक्ष के नाम की चीज नहीं है। मतलब तुम्हारे यहाँ पर जो प्रेजेंट पार्टी जीत रही है उसके अपोजिशन में पार्टियां ना, तो तुम किससे वोट दोगे, कुछ लोग अपने अपने से खड़े हो गए छोटी मोटी पार्टियां, तो वो क्या ही जीतेंगी। तुम्हारा माइंडसेट भी होता है यार इन्हें वोट दे के क्या फायदा, तो जीत पाएंगे ही नहीं। तो कहते हो यार वोट ना दो, या तो वोट नहीं दोगे या तो समर्थक होगे तो वोट दे के आ जाओगे। तो फिर वही चीज है ना, तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, वो दिखावा होता है। इतना तो पढ़ रहे हो समझ रहे हो ना। चलिए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए जितने लोगों ने जवाब दिया है ठीक। देखो उच्च तापमान और हवाओं का दाब, बहुत देखिए जितना आप एक चीज समझिए, जितना आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। लेकिन यदि आर्द्रता अधिक है, आप जान चलो अगर आर्द्रता अधिक होगी भैया तो वाष्पीकरण, क्योंकि हवा में ऑलरेडी जो है क्या होगा, आपके जो है आर्द्रता, जैसे बरसात के मौसम में आप लोग के स्थलीय भाग में भी आर्द्रता देखने को मिलती है, तो क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में तापमान अधिक होने पर भी वाष्पीकरण अधिक नहीं होता है, नहीं हो पाएगा भैया, क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर जो आपके आसपास के टेम्परेचर इन्वायरमेंट वहां पर ऑलरेडी जो है वाष्पीकरण जैसी लगभग स्थिति है, तो कम होता है, ठीक है। और उच्च तापमान उच्च आर्द्रता वाले भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता नहीं होती है, ये आप जान के चलो। और नदी के मुहानों की स्थिति नहीं भैया, कभी नहीं, यहाँ पर लवणता आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ पानी आकर के मिलता है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ मुहाने पर तो सबसे अच्छा पानी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मिलते हैं जो आपस में दोनों। क्लियर, समझ गए, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा कथन सही है जवाब दीजिए, बताइए। यहाँ पर आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं, बताइए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप लोग को पढ़ना, पढ़ के जवाब देना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1629। यार इतना बेसिक सा प्रश्न था, देखो कितना बेसिक सा प्रश्न था, 1 2 3 सही। देखो पहले जो गलत है उस पे आते हैं। ये बताओ रेतीली मिट्टी में कभी तुमने देखा है गेहूं चना और धान उगाया जा सकता है। रेतीली मिट्टी में मैंने देखा है, जिसके हिसाब से कुछ हद तक बलुई मिट्टी भी कह सकते हो। यहाँ पर जैसे ये आपका क्या नाम है, खीरा हो गया, कुछ हद तक जैसे आपका क्या कहते हैं तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब कहाँ पाया जाता है, रेतीली मिट्टी आप देखोगे ज्यादातर पाई जाती है, जो जहां पर क्या होता है जैसे आज जो है वहां पर पहले नदी बहती है, फिर वहां पर सूखे जब स्थिति आती है तो नदी संकीर्ण हो जाती है, बरसात में होता है संकीर्ण हो जाती है, तो वहां की उतनी भूमि बच जाती है, या उससे सटा एरिया वैसे ही लगभग एरिया कि पानी यहाँ तक आता है लेकिन अब वहां छोड़ दिया, तो लगभग रेतीली वहां पर मिट्टी बन जाती है। तो उनमें क्योंकि जल आ रहा है जा रहा है तो कुछ ना कुछ उर्वरकता होगी, तो वहां पर गेहूं चना धान ये सब के भैया दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी में कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दोमट मिट्टी चिकनी मिट्टी इन सब में जो है यहाँ पर आपके जो है इन सब के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। जैसे आपके कपास जो है, कपास को आप रेतीली मिट्टी में उगा सकते हो, कपास को आप रेतीली मिट्टी में उगा सकते हो, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कपास को, कपास रेतीली मिट्टी में भी उग जाता है और आपके दोमट मिट्टी में भी उग जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना, बाकी ये तीनों जो है, गाद क्या होता है, गाद वही होता है जो आपके दोमट मिट्टी और जो है क्या कुछ अन्य रेत ओत का मिश्रण होता है, तो वही आपका गाद का जो है नाम
होता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी और सिलेट का मिश्रण है, बिल्कुल बात सही है। पौधों को सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी दोमट होती है। चलो भैया इसके लिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आहा, चले भैया, सी ऑप्शन है केवल एक और तीन, और डी ऑप्शन है क्या, सभी। चलो मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। कार टी थेरेपी, साइंस से संबंधित प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये मेरे ख्याल से करंट अफेयर से ज्यादा है, ठीक है। बताओ। देखो भैया, पहला कथन गलत है, ठीक है। ये कथन गलत है, बाकी ये कथन और ये कथन सही है। देखो ये क्या करता है, जो आपके टी सेल्स नहीं होते हैं, जो आपके टी सेल्स होते हैं आपके डीएनए में, वो क्या करते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को जो है क्या करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। जैसे एचआईवी में भी देखा जाता है कि उसका जो है आपके टी सेल पर ही हमला होता है। तो ये क्या करते हैं, जब आपको कैंसर होता है तो इससे आपके टी सेल को जो है ये क्या करते हैं, ये टी सेल को जो है मजबूत बनाते हैं, जिससे आपको जब रोग हो रहा हो तो उससे वो लड़ सके, ठीक है। बाकी ये बात सही है, एस्कार्टा जो है, एस्कार्टा गैर हाइजीनिक लिफोमा वाले वयस्कों के लिए सभी प्रकार टी थेरेपी है, जीवित औषधि कहा जाता है, ठीक है। ये बाकी ये दोनों कथन जो है आपके बिल्कुल सही है। ओके, समझ गए। इसे उत्तर जीविता दवा भी कहा जाता है। उत्तर जीविता दवा मतलब क्या होता है, कि आपको जीवन में जो आपके उत्तरदायी बन सके, ऐसी दवा जो आपके जीवित रहने के लिए बहुत अच्छे से काम कर सके, ठीक है। अरे यार ये क्या कर देता, चलो कोई बात नहीं। शैवाल आमतौर पर दिन के दौरान पानी की सतह पर तैरते हैं लेकिन रात में डूब जाते हैं, बताओ क्यों। बहुत अच्छा प्रश्न है, कितना कॉमन सेंस का प्रश्न है कि यार दिन हुआ तो जो है वो ऊपर आ गए, रात हुआ तो नीचे चले गए। तो भैया इसका प्रमुख कारण है प्रकाश संश्लेषण। यार कितना आसान सा प्रश्न था, बताओ। उनको भोजन प्रकाश संश्लेषण के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, सूर्य का उपस्थित होना भी तो होता है। आप नीचे चले जाओगे, आप कहाँ देखोगे कि वहां पर होता, प्रकाश संश्लेषण भैया बहुत बड़ा जो है कारण होता है, खास करके तो यही इसका प्रमुख कारण होता है, ठीक है। ओके। शैवाल दिन के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और रात के दौरान जो है और क्या होता है, बुलबुले में फंस जाती है, गुच्छों को सतह पर उठा देती है। रात में यह ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, CO2 उत्पन्न होती है, इसलिए शैवाल डूब जाते हैं। तो रात में क्या होता है भैया, CO2 उत्पन्न हो जाती है और ये क्या होता है, डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बुलबुले की बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या, आपके दिन में ऑक्सीजन का निर्माण ये कर रहे होते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, समझ गए ना। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर कि बीच प्रमुख अंतर क्या है, लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है। चलो यार बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है। तो चलिए भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, और जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1632 है, बताइए। जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या सी दिया है, सी, जितने लोगों ने क्या सी दिया है, एक और दो दोनों वो सही कर ले। देखिए भैया, लिखित और अलिखित संविधान में एक ही अंतर है। जैसे हमारे देश में क्या है, लिखित है कि अलिखित है,
तो लिखित संविधान है। इसलिए जब भी हमारे यहाँ पर किसी चीज को लेकर के कोई रेफरेंस दिया जाता है या कोर्ट में जब कोई बात लड़ी जाती है तो हम लोग में लिखा जाता है कि भैया हमारे संविधान को लिखने में इन चीजों को जो है वर्णन किया गया है। अलिखित क्या होता है, औपचारिक स्रोत नहीं बन पाते, उनमें होता है कि हमारे देश में, यार ये बताओ जैसे हम लोग बात कर रहे हो, बात करने का मतलब हम चार लोग बैठ के किसी डिसीजन को ले लें और कल को पूछा जाए तुम लोगों में से किसने क्या डिसीजन लिया था, तो तुम उसे नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि कहीं पर लिखा तो है नहीं। तुम कहोगे हाँ हुआ था, अगला कहेगा अरे यार बातों को छोड़ो, दिखाओ कहाँ लिखे हो, कुछ है प्रूफ। तो प्रूफ क्या होता है, लिखित संविधान एक प्रूफ का काम करता है। और वही आगे चल के क्या है, लोगों को जानने में समझने में कई चीजों में हेल्पफुल होता है, ठीक है। और फिर वही दूसरा कथन क्या करना है, पूरी तरह से संहिताबद्ध होता है, जबकि एक आलेखन नहीं भैया, बिल्कुल बात सही है। इसमें हम चीजों को बिल्कुल उसी हिसाब से स्ट्रक्चर वाइज, जैसे हमारे यहाँ पर मूल अधिकार ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए हमारे देश का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है, बहुत बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश का। बहुत बुराइयां भी कितना लंबा है ये हो, लेकिन हमारे देश की परिस्थिति को देखते हुए एक एक चीज को उसमें स्पष्टता उल्लेखित किया गया है कि भारत जैसे देश को चलाने के लिए चीजों में स्पष्टता जरूरी है, वरना लोग अपने हिसाब से जो है उसकी व्याख्यान करते हैं। इसीलिए इतना बड़ा लिखा गया था। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देश का संविधान बहुत ही जो है मनमाने तरीके से हिंदू विरोधी फलाना ढिमकाना कहते हैं, जैसे उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। यार संविधान पढ़ लो जाके, हर धर्म की बात की गई, हिंदू धर्म को पूरा संरक्षण प्रदान किया गया है। आप जा करके पढ़िए तो, आप पढ़िए तो, पढ़े कितना है आप। मेरा हमेशा सवाल होता है उंगली उठाने वालों से कि तुमने पढ़ा कितना है। पहले पढ़ो, जानो, फिर बोलो, तो सुनने का भी आनंद आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर क्या कहलाता है, ठीक है। अंतर की बात कह रहा, बताइए क्या कहलाता है। इनमें जो अंतर आता है, मतलब निर्यात ज्यादा हो आयात कम हो, आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो, तो इसका अंतर क्या कहलाता है बताइए। भैया इसे कहते हैं व्यापारिक संतुलन, ठीक है। क्या कहते हैं, व्यापारिक संतुलन कहा जाता है, ठीक है। इसे दृश्यमान शेष के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल दृश्य दृश्य आपका चल रहा है, तो इसे दृश्यमान शेष के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो अगर आपका क्या हो जाए, जब आपके देश में इसके अंतर को तो व्यापार संतुलन कहते हैं, लेकिन यहीं पर अगर आपका आयात ज्यादा हो जाए और निर्यात क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये क्या होता है, ये प्रतिकूल हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, तब ये आपका प्रतिकूल संतुलन के रूप में जाना जाता है। आप कॉमन सी बात है, आपका आयात बढ़ेगा निर्यात घटेगा, यानी कि आपका क्या है, आपके जो विदेशी भंडार हैं उस पर भार आएगा, और रेट जब घटेंगे बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न होगी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है बताइए, श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है बताइए। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है, जवाब दीजिए फटाफट जवाब, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो जितने लोगों ने क्या दिया, कीटाणुओं से लड़ना, जी भैया ये आपके क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम का काम करते हैं। क्या, लाल रक्त, श्वेत रक्त, प्लेटलेट्स। तो श्वेत रक्त उन कीटाणुओं से लड़ती है जो शरीर में प्रवेश करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, सभी जो शरीर के सभी हिस्से हैं उनमें क्या ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं, जो कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण थक्का बनता है, ठीक है। एक प्रकार की कोशिकाएं, मतलब एक प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण में जो थक्का बनता है वही प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स आप देखते हो ना, जब घट जाता है आपको डेंगू में काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ऐसे प्लेटलेट्स से आपका क्या प्लाज्मा निकाला जाता है, क्योंकि वही क्या होता है, थक्का जो होता है वही प्लाज्मा काम करता है, जो आपकी थेरेपी में काम आता है। द्रविड़ियन जातियां मुख्यतः भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सीमित है, चलो बताओ भैया। द्रविड़ियन जातियों के बारे में पूछ रहा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते ही जवाब पता होना चाहिए, बताइए। बहुत ही आसान है, मैं तुरंत जवाब दे रहा हूँ भैया, दक्षिण भारत। इसमें कोई आपको सोचना ही नहीं था यार, इतना आसान सा प्रश्न है, क्या ही बताएं। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ आपको सोचा, इसलिए कहा ना बहुत इजी। ऐसे प्रश्न आ जाए देख के तुरंत नंबर तैयार। स्टार्च और सेलुलोज के संबंध में, जी भैया इन दोनों के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है यहाँ पर कह रहा, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, जवाब दीजिए भैया, कौन सा कथन सही नहीं है, जवाब दीजिए।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, ये दोनों आयोडीन के साथ रंग देते हैं, ये सत्य नहीं है। नहीं भैया, स्टार्च में जब आपके आयोडीन की उपस्थिति में गहरे नीले रंग के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, और आयोडीन से जब उपचार किया जाता है तो सेलुलोज कोई रंग नहीं देता है, क्योंकि सेलुलोज में एमाइलोज जो है अनुपस्थित होता है, मतलब उसमें जो एमाइलोज होता है स्टार्च में वो अनुपस्थित होता है, इसीलिए कोई भी रंग नहीं देता है। सेम वैसे आपके जो है क्या है, ये आपके सेलुलोज की स्थिति, और स्टार्च और सेलुलोज दोनों क्या पौधे से प्राप्त होते हैं। स्टार्च का होता है पादप कोशिकाओं में जमा होता है, जबकि सेलुलोज पादप कोशिका भित्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। और स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज सभी ग्लूकोज के पॉलीमर हैं। ये क्या है भैया, ग्लूकोज के पॉलीमर होते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, चलो अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, भारत के निम्नलिखित, चले यहाँ पर दो कथन दिया गया है, बताइए कौन सा सही है, दो कथन में से बताओ कौन सा सही है, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, केवल ए। देखो भैया, जो क्षेत्र भारत का हिस्सा नहीं है उसके अधिग्रहण के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो अधिग्रहित क्षेत्र है उसको शामिल करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जैसे आपको क्या कहा जाता है कि भारत ने आपको जो है जो भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है, उसके अधिग्रहण के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जिसे हम अधिग्रहित कर रहे हैं, किसी देश से हम ले रहे हैं, तो इसे आपका भारत और बांग्लादेश के बीच, आप देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच आपका हुआ था, जो हम लोगों ने साइन किया था, तो भारत ने कुछ सीमा को दिया था उन्हें और बांग्लादेश कुछ सीमा को लिया था, तो उसके लिए संसद में जो है क्या हुआ था, चीजें हुई थी, ठीक है। ओके, और विदेशी देशों से प्राप्त नया क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के राज्य में बना, लेकिन संविधान संशोधन के बाद ही, ठीक है, इसमें संविधान संशोधन करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो यही मैंने बताया ना, भारत और बांग्लादेश की चीज यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, समझ गए। दूसरा कथन स्पष्ट हो कि अगर हम दूसरे देश से, बांग्लादेश हमारे लिए क्या विदेशी देश है, उससे अगर हम नहीं कोई क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के रूप में अगर हम उसे बनाना चाहते हैं, मतलब जो क्षेत्र प्राप्त करके, तो उसे हमें क्या संविधान संशोधन हमें करना पड़ेगा कि इसे हम नए देश के, नए राज्य के, नए क्षेत्र के रूप में स्थापित करते हैं। जैसे हम लोगों ने फ्रांस से पांडिचेरी को लिया था तो संविधान संशोधन हुआ था, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1638 का बताइए क्या होगा, इसीलिए देखो सी का जवाब है केवल, यहाँ पर सी ऑप्शन है 1 और 3, ठीक है, बाकी आपको दिख रहा होगा। चलो डी नहीं दिख रहा तो बता दूं केवल 2, केवल 2 है, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं एक एग्जाम्पल दे करके आपको लोग को पढ़ाता हूँ कि आप लोग को जो है किसी भी प्रकार की जो है लोकतंत्र में चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, देश की राजनीति के बारे में चर्चा कर रहा था, चलो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बस दो प्रश्न और आपकी क्लास खत्म। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बी 1 2 3, जितने लोगों ने तीनों कथन सत्य जवाब दिए वो सही कर लें। देखिए भैया, एक चीज, सत्ता की जो साझेदारी होती है वो विभिन्न सामूहिक सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करती है, इसलिए सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। हमारे देश में जब संविधान को बनाया जा रहा था तो उसमें यह कहा जा रहा था कि सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उस रिप्रेजेंटेशन में कमी न आए उसके लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण की व्यवस्था इसीलिए की गई थी कि सभी को रिप्रेजेंटेशन हर जगह मिल सके, ठीक है। आप आरक्षण उसी का परिणाम है, क्योंकि एक समाज को चलाने के लिए अगर किसी को ये होगा कि बताओ हमारे लोग नहीं है, हमारी बातों को कहने वाला कोई नहीं है, तो क्योंकि आदमी जब शिक्षित होगा, जब जानकार होगा तो प्रश्न चिन्ह उठाएगा, तो इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों पॉइंट्स को आप समझिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दे क्यों जो है, क्यों क्या होता है, ठीक है। जी भैया, मनमाने ढंग से निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जब सभी का रिप्रेजेंटेशन होगा सब अपनी बात रखते हैं। और संसद क्यों बनाया जाता है, कुछ मूर्ख कहते हैं, मैं देखा हूं कि संसद में जो है विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। यार संसद चलाने का काम सरकार का होता है, संसद में जब विपक्ष पार्टियां होती हैं उनको चीजें जब पसंद नहीं आ रही है, तुम जो कर रहे हो गलत है, तो उस पर विरोध करेंगे, आखिर उनका विरोध जताने के अलावा कोई और तरीका है।
मुझे बताओ, अगर संसद में आपको बहुमत दे करके आपको कुछ भी करने का अधिकार है, तो विपक्ष को भी जो चुन करके गए हैं उनको विरोध जताने के अलावा कोई और अधिकार है? तो जब दोनों के पास अपने अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें विपक्ष भी गलत नहीं है, पक्ष भी गलत नहीं है। पक्ष को क्या चाहिए कि उनकी बातों को सुना जाए, जिसके लिए कानून बन रहा है उन सभी को वहां शामिल किया जाए। अगर पक्ष पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, तो वो संविधान और संसद के मूल प्रारूप, जो मूल क्या कहते हैं आत्मा, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। संसद का प्रमुख काम ही है कि सभी को समाहित करके, सभी की चीजों को ध्यान में रख के उनकी बातों को सुना जाए और उनके हितैषी में जो है कानूनों को बनाया जाए। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक अपक्षय नहीं है, बताओ भैया? घर्षण, जलायोजन, पाला, तापन। मतलब भौतिक ना होकर के केमिकल या अन्य हो सकता है, बताइए। तो यहाँ बहुत ही आसान सा है भैया। भैया जलायोजन, जी भैया, ये भौतिक नहीं है, ठीक है। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जलायोजन जवाब दिया है वो सही कर, ये रासायनिक होता है। क्या? रासायनिक, ठीक है, रासायनिक होता है। ओके, ओके, समझ गए। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, बताइए कौन सा सिम्बायोसिस की प्रक्रिया का जो है उदाहरण है? सिम्बायोसिस क्या होता है? दोनों एक दूसरे पर क्या निर्भर होते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, दोनों एक दूसरे से फायदा उठा रहे होते हैं। बताइए, सहजीवी, सहजीवन जिसे कहते हैं। इसमें कम से कम एक को तो लाभ हो ही रहा होता है, ठीक है। और ये जो है तीन प्रकार के होते हैं, आपका पारस्परिकता, साभोजिता और परजीवीवाद। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर एक दो तीन तीनों जवाब दिया और सही कर लिया। जी भैया, इंसानों पर जू होगा, जू को फायदा होता है। जानवरों की आंत में जो एस्चेरिया कोली होती है, इससे उसे फायदा होता है। पौधों के शरीर पर जो कुछ फूटा होता है, तो वो क्या करता है, उसको फायदा देता है, ठीक है। तो किस कहते हैं ना, किसी दोनों में से किसी ना किसी एक को फायदा हो रहा हो, ठीक है। ये परजीविता का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि एक पे दूसरा निर्भर होता है, ठीक है। और जो आप देख रहे हो जानवरों की याद में एस्चेरिया कोली, ये क्या होता है? ये आपके परजीविता का उदाहरण होता है, कि मतलब दोनों एक दूसरे पर जो है। और सेम यहाँ पर परजीविता का उदाहरण ये भी है, ठीक है। समझ गए? पारस्परिकता, परजीवी, और यहाँ पर क्या था ये मैंने बताया आप लोग का अंतिम वाला। किसमें जो है आपका क्या था भैया? कुछ फुटा परजीवित, परजीविता का ये भी है, ठीक है। तो एक और तीन, परजीविता और पारस्परिकता। ओके, तो सिम्बायोसिस समझ गए। सिम्बायोसिस पे अक्सर प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि बेसिक चीज है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफी चीजें इसमें एग्जाम्पल, देखो इसने एग्जाम्पल के साथ पूछा है। एक तो यही जान के चलो, इसमें एप्लीकेशन बेस्ड आपसे साइंस संबंधित प्रश्न पूछता है, तो इसको आप जब भी कहीं देखो पढ़ो तो उसे एप्लीकेशन वाइज पढ़ो, जितना उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो चलो बेसिक साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तो आप लोग देखिए 10 बजे क्लास चलती है, तो जरूर जरूर टाइम से आ जाया करें। और हाँ, अगर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बता यहाँ पर क्लास चलती है। और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905095134, 7905095134। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तैयारी संबंधित कुछ भी पूछना, तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपके सवालों का जवाब तुरंत दिया जाता है। और जाते जाते अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर जो संडे को चलती है, जरूर जरूर देखा करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक, पॉलिटी की जो यहाँ पर क्लासेस चली है उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और कल फिर मिलते हैं। और बीपीएससी जो स्पेशल, बिहार स्पेशल जीके जीएस करंट अफेयर्स की क्लास आपको रोज शाम को 4 बजे इसी चैनल पर देखने को मिलती है। सर बाय बाय, टाटा, सी यू, हैव अ गुड डे।